ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट के साथ हम फिर से फिजिक्स के सेकेंड वीडियो को लेकर आए हैं। ठीक है, कुछ तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, खुद से पूछेगा कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, तो बैगनी का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो किसका होगा, बैगनी का। ठीक है, प्रकीर्णन को ही विचलन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा प्रिज्म से होगा किस रंग का विचलन कम होता है, ठीक है, या किसका प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकीर्णन का या विचलन का एक ही बात होगा। तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है यानी विचलन। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल का प्रकीर्णन कम होता है। जबकि लाल का हम पढ़े थे कि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, जबकि बैगनी का कम होता है। जबकि प्रकीर्णन में आएगा तो उसका उलट जाएगा। किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो बैगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है, जबकि लाल का प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखता है, तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, अगर रंगों से संबंधित प्रकीर्णन होते हैं ना, रंगों से संबंधित जहाँ पर रंग दिखेगा ना उसके आंसर प्रकीर्णन मार दीजिए। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखता है, तो प्रकीर्णन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते थे, में रंग का चर्चा है कहीं नहीं है, तब उसका आंसर अपवर्तन मारना। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। रेटिना का दूसरा नाम क्या होता है, दृष्टि पटल होता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मानव नेत्र किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। याद रखिएगा, ऐसे भी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। स्नेल का नियम क्या आता है, म्यू बराबर का या एन बराबर, म्यू बराबर या एन बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 नियम। पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, कुछ श्रेणी क्रम में आ जाइए फिर से। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम समूहन में धारा का मान समान रहता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा श्रेणी क्रम समूहन में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। अपवर्तित के मतलब बदलता नहीं है। ठीक है, अपवर्तित के मतलब क्या होता है, बदलता नहीं। तो श्रेणीक्रम समूहन में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, तो धारा को अपवर्तित रखा जाता है, ये राशि चेंज नहीं होती। ठीक है, श्रेणीक्रम समूहन का सूत्र क्या होता है, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। माने जितना प्रतिरोध रहेगा जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हो गया, अब इसमें आइए, क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकतम प्रतिरोध किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम से प्राप्त होता है। अधिकतम प्रतिरोध किससे प्राप्त होता है, तो श्रेणी क्रम से प्राप्त। श्रेणी क्रम समूहन में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, तो धारा रहता है। और श्रेणी क्रम समूहन का सूत्र क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और अधिकतम प्रतिरोध, श्रेणी क्रम समूहन से हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से क्रम में जोड़ने पर चालक प्रतिरोध का अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सकता है, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम का ही दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम होता है। ठीक है, समांतर क्रम समूह में कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, तो विभवांतर रहता, अपवर्तित रहता है, इसमें बदलता नहीं। जबकि श्रेणी क्रम में धारा का मान अपवर्तित रहता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान अपवर्तित रहता है। ठीक है, माने समान रहता है। और समांतर क्रम दो प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम का सूत्र क्या होता था, RP बराबर R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। अगर 2 प्रतिरोध रहेगा तो अगर 2 से ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा तो 1 बटा RP लिखना होगा। 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4। ठीक है, 2 प्रतिरोध के लिए ये भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और समांतर क्रम से हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। क्या, कौन सा प्रतिरोध प्राप्त होता है, न्यूनतम प्रतिरोध।
विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। शुरू है विद्युत से, तो आंसर भी विद्युत से शुरू हुआ। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, उस यंत्र को क्या कहता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो उन्हें मोटर कहते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर। डायनमो को ही विद्युत जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, इसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो उस यंत्र को क्या कहते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो उस यंत्र को हम डायनमो कहते हैं, जो यांत्रिक से विद्युत में लाता है। और डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। ठीक है, अगर सेमी में पूछेगा तो 25 सेमी, अगर मीटर में ऑप्शन देगा तो 0.25 सही होगा, अगर डायोप्टर में ऑप्शन देगा तो 4D होगा। ठीक है, और आसपास दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी 3 को आंसर हो सकता है। अगर सेमी में पूछेगा तो 25 सेमी सही होगा, अगर मीटर में रहेगा तो 0.25 देखिएगा, मीटर में ऑप्शन होना चाहिए, अगर डायोप्टर में ऑप्शन देगा तो 4D। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और समतल में जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। ध्यान में रखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जितना ही दूरी पर बनता है, ठीक है, उतना ही दर्पण पर वस्तु भी बनता है, वस्तु को रखा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर है, वस्तु को हम यहाँ पर रखें 10 सेमी की दूरी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी 10 सेमी की ही दूरी पर बनेगा। इसका कारण है कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी जितना होता है उतना ही वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, किसमें? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, या दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। मध्य बिंदु कहने का मतलब केंद्र हुआ, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। या दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। कौन? ध्रुव होता है ना, जो कि दर्पण के पृष्ठ पर होता है। मान लीजिए कि हम ऐसे बनाए, तो ऐसे रेखा खींचते तो यहीं पर ना पी रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण के पृष्ठ पर कौन स्थित होता है? तो ध्रुव भी स्थित होता है। ठीक है, और एक चीज़ बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता। वक्रता केंद्र है ना, दर्पण का भाग नहीं होता। क्यों नहीं होता है? यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। परावर्तक पृष्ठ के क्या चीज़? बाहर स्थित होता है। यहाँ मान लें कि बाहर है, इस पर स्थित रहेगा तब ना दर्पण का भाग होता है, तो बाहर है। तो वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। जैसे मान लीजिए कि ये रेखा जो हम खींच दिए, ये वाला रेखा, ठीक है, तो इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। पी होता है, सी होता। तो ध्रुव से लेकर वक्रता के अंतर मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष होता है ना, दर्पण पर लंब होता है या अभिलंब होता है। ठीक है, दर्पण पर अभिलंब होता है। कौन? मुख्य अक्ष। उसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। माने पी से लेकर एफ तक की दूरी को। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के क्या चाहिए? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी का। फोकस दूरी को स्मॉल एफ द्वारा सूची करते हैं। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता? तो व्यास कहलाता द्वारक। ठीक है, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता? द्वारक कहलाता। जहाँ भी व्यास देखिएगा ना दर्पण में, उसके आंसर आँख मूंद के द्वारक मार दीजिए। द्वारक क्या होता है? दर्पण की चौड़ाई। तो चौड़ाई को ही व्यास कहा जाता है। जो हम ऐसे हम दर्पण बनाते हैं, मान लीजिए कि इस ढंग के अगर हम दर्पण बनाए, इस ढंग के बनाए, और ऐसे मान लीजिए कि हम गोल करते वृत्त हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो यह ना चौड़ाई हुआ, तो यही तो व्यास कहलाता। वृत्त में आप तो पढ़े तो ये तो व्यास होता। तो वही बात है, जो दर्पण की चौड़ाई होता है वो दर्पण के व्यास ही होता है। तो दर्पण की चौड़ाई का या दर्पण का व्यास का है, उसको हम द्वारक कहते हैं। ठीक है, अगर गोलीय दर्पण आर हो, फोकस दूरी एफ हो, तो आर और एफ में संबंध क्या होता है? आर बराबर 2F होता है, जो कि पिछला वीडियो में भी हम इसका जिक्र किए हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो टॉर्च के रूप में करते हैं, सर्च लाइट के रूप में करते हैं। वाहनों के अग्रद्वीप माने हेडलाइट, जो आगे का जो हेडलाइट होता है, जो गाड़ी चलाते हैं तो आगे जो रोशनी ना निकलता है, उसी को हेडलाइट कहा जाता है। तो वाहनों के अग्रद्वीप माने आगे, ठीक है, यानी हेडलाइट है।
में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। सौर भट्टी का उपयोग भी हम अवतल दर्पण में दंत चिकित्सा के रूप में भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चिम दृश्य, ठीक है, पश्चिम दृश्य माने पीछे के वस्तु को देखने में, ठीक है। वाहनों के साइड मिरर कहिए या पश्चिम दृश्य, तो वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। दर्पण में जो सभी दूरी मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। देखिए ये जो रेखा को हम कहते हैं मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है, जो कि दर्पण पर अभिलंब होता है। ये जो रेखा देख रहा है ये वस्तु होता है, ठीक है, वस्तु ऊंचाई होता है। ये होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है एक तरह से, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इधर वाले भाग को कहते हैं दाएं भाग, इधर वाले भाग को कहते हैं बाएं भाग। ये दर्पण के सामने वाला पार्ट हुआ, तो दर्पण के सामने वाला पार्ट, ठीक है, वो आपका बाएं भाग कहलाएगा। दर्पण के पीछे वाला भाग आपका दाएं भाग कहलाएगा, ठीक है। तो वही कहता मुख अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। ऊपर मापी जाने वाली मानी मुख अक्ष के ऊपर की ओर होगा ना, ऊपर की ओर जो होता है वो प्लस लिया जाएगा, ठीक है। तो मुख अक्ष के ऊपर की ओर खींची गई मापी जाने वाली जो दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। मुख अक्ष के ऊपर यानी इसको वस्तु दूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है, जबकि मुख अक्ष के नीचे की ऊंचाई को हम ऋणात्मक मानते हैं, ठीक है। नीचे की ऊंचाई को क्या मानते हैं, ऋण। तो मुख अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/e = 1/f, जो पिछला वीडियो में भी जिक्र किया है। दर्पण के आवर्धन का सूत्र क्या होता है, -v/u होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बीम की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। बीम जो होता है ना मुख अक्ष के ऊपर होता है हमेशा, वस्तु हमेशा मुख अक्ष के ऊपर ही होता है, ध्यान में रखिएगा। तब बीम की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि बीम प्राय मुख अक्ष के ऊपर होता है, ठीक है। तो बीम की ऊंचाई माने वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि यह मुख अक्ष के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए बीम की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए। आभासी अगर प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक लेना होगा, वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक लेना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु की ऊंचाई को ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई के लिए ऋणात्मक लिया जाता है। आवर्धन का मान ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर आवर्धन माइनस में है तो समझिएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर आवर्धन धनात्मक है तो समझिएगा प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब कब बन सकता है, जब आवर्धन प्लस में हो। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब आवर्धन माइनस में हो, ठीक है।